चौंका देने वाली प्रक्रिया का खुलासा। हर साल लाखों टर्की पक्षियों को कैसे पाला और प्रोसेस किया जाता है। सुबह की पहली रोशनी में नहाया हुआ एक विशाल खेत और उस शांत वातावरण में हजारों टर्की पक्षी भूरे अंडों के इर्द गिर्द खामोशी से इकट्ठा है। उनकी काली नीली चमचमाती पंख और चमकती लाल गर्दनें सूरज की किरणों में बेहद अद्भुत और आकर्षक दिखती हैं। यह नजारा किसी दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह एक विशाल औद्योगिक फार्म का हिस्सा है, जहां हर साल करोड़ों टर्की पक्षियों को एक सख्त और अत्याधुनिक प्रणाली के तहत पाला, नियंत्रित और प्रोसेस किया जाता है। तो सवाल यह उठता है, इतने बड़े सिस्टम को इंसान कैसे संभालता है? उन फैक्ट्रियों के अंदर असल में क्या होता है जिनकी झलक तक आम लोग नहीं देख पाते? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और बंद दुनिया के भीतर, जहां तकनीक, मानव श्रम, मुनाफा और नैतिक सवाल आपस में टकराते हैं। ये एक ऐसा सफर होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दुनिया भर में पशुपालन उद्योग समय के साथ लगातार रूपांतरित होता रहा है, और टर्की, गेंदा, मुर्गी पालन इसकी एक जीवंत मिसाल है। यह प्रक्रिया अब केवल एक पारंपरिक कृषि गतिविधि न रहकर वैज्ञानिक विधियों और तकनीकी दक्षताओं से सुसज्जित एक पूर्णतः औद्योगिक प्रणाली बन चुकी है, जहां प्रजनन से लेकर उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने वाला हर चरण पूर्णतः मापन योग्य, नियंत्रण में और विश्लेषण सक्षम हो गया है। वर्तमान में दुनिया भर में हर साल लगभग 600 से 650 मिलियन टर्की मुर्गियां पाली जाती हैं, जिनमें से करीब 250 से 270 मिलियन केवल अमेरिका में ही उत्पादित होती हैं। 2023 में अमेरिका में 219 मिलियन टर्की प्रोसेस की गई थीं, जिससे 5.6 बिलियन पाउंड यानी लगभग 5 मिलियन टन टर्की मांस प्राप्त हुआ। अमेरिका इस उद्योग में 45 से 47% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बना हुआ है। देश के मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, इंडियाना, मिसौरी और आरकानसस जैसे राज्य इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, जहां की जलवायु, जल संसाधन और कृषि अवसंरचना ने टर्की पालन को व्यापक औद्योगिक स्वरूप देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आज के व्यावसायिक टर्की पालन में मुख्यतः ब्रॉड ब्रेस्टेड व्हाइट नस्ल का प्रयोग होता है, जिसे वक्ष मांस की अधिकता और तीव्र वृद्धि दर के लिए विकसित किया गया है। परंतु इसी विकास ने इसकी प्राकृतिक प्रजनन क्षमता लगभग समाप्त कर दी है, जिससे कृत्रिम गर्भाधान एक अनिवार्य औद्योगिक तकनीक बन गया है। विशेष रूप से प्रशिक्षित तकनीशियन स्वच्छ और नियंत्रित वातावरण में नर टर्कियों से वीर्य एकत्र करते हैं और उसे प्रतिदिन 1 से 3 हजार मादा टर्कियों में इंजेक्ट किया जाता है, जहां एक बार के संग्रह से 10 से 12 मादाओं को गर्भित किया जा सकता है। गर्भाधान के बाद अंडों को सेथेसिस 5 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्वचालित हैचिंग मशीनों में रखा जाता है, जिन्हें हर 4 घंटे पर घुमाया जाता है ताकि भ्रूण का विकास समरूप हो। उन्नत हैचरी इकाइयां हर 21-28 दिन के चक्र में 1 से 2 लाख अंडों तक को प्रोसेस कर सकती हैं। चूजे निकलने के बाद उनकी सफाई, लिंग निर्धारण, टीकाकरण जैसे न्यूकैसल डिजीज, हेमोरेजिक एंट्रिटिस और वर्गीकरण के बाद उन्हें पालन इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में चूजों को भूसे, लकड़ी के बुरादे या चावल की भूसी के बिछावन पर रखा जाता है और 22-20% प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। उनकी वृद्धि दर सामान्य ब्रॉयलर मुर्गियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से तेज होती है। केवल 30 दिनों में टर्की का वजन चिकन की तुलना में 80 से 100% अधिक हो सकता है, और 16 से 22 सप्ताह के भीतर एक वाणिज्यिक टर्की 13 से 20 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। नर टर्की, टॉम्स, आमतौर पर 20 सप्ताह और मादा टर्की, हेंस, 14 से 16 सप्ताह में वध के लिए तैयार हो जाते हैं। पकड़े जाने की प्रक्रिया रात में की जाती है, ताकि तनाव से उत्पन्न पीएसई, पेल सॉफ्ट एक्सुडेटिव, मांस की गुणवत्ता को प्रभावित न करे। प्रसंस्करण संयंत्रों में यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित और चरणबद्ध होती है। टर्कियों को पहले CO2 गैस या इलेक्ट्रिक वाटर बाथ से मूर्छित किया जाता है। फिर 28 के गर्म जल स्नान के माध्यम से उनके पंख निकाले जाते हैं। इसके बाद ऑटोमेटेड मशीनें आंतरिक अंगों को निकालती हैं और रोगाणुओं के नियंत्रण हेतु
क्लोरीन या पेरासेटिक एसिड युक्त स्नान कराया जाता है। धोने और सुखाने के उपरांत मांस को उन्नत स्कैनिंग और वजन आधारित वर्गीकरण प्रणाली से गुजारा जाता है, जहां मांस को वैक्यूम पैक किया जाता है और प्रत्येक पैकेट पर एक क्यूआर कोड चिपकाया जाता है, जिससे उपभोक्ता स्रोत की ट्रेसबिलिटी कर सके। इन पैकेटों को 2 से 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित किया जाता है और वहां से ये उत्पाद अमेरिका के प्रमुख खुदरा विक्रेताओं, फास्ट फूड श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, विशेषकर मैक्सिको, कनाडा और चीन में भेजे जाते हैं। अमेरिका प्रतिवर्ष 6-7 लाख टन टर्की मांस का निर्यात करता है, जिससे उसे लगभग 5 बिलियन डॉलर से अधिक की आय होती है। स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि टर्की मुर्गी पालन आज केवल पशुपालन न रहकर एक जैविक रूप से नियंत्रित, तकनीकी रूप से सक्षम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत ऐसा आधुनिक औद्योगिक ढांचा बन गया है, जिसमें प्रजनन से लेकर उपभोग तक की हर इकाई को मापा, नियंत्रित और ट्रैक किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आधुनिक कृषि और पशुधन प्रबंधन की उस दिशा को परिलक्षित करती है जहां जैविक तत्वों के कुशल नियंत्रण, स्वचालित संसाधनों की निरंतरता और वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन की रणनीति तीनों मिलकर एक टिकाऊ और व्यावसायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। जहां पारंपरिक पशुपालन अपने संसाधनों और पर्यावरणीय सीमाओं तक पहुंचने लगा है, वहीं चीन ने एक नवीन और वैज्ञानिक विकल्प को अपनाया है, टिड्डी पालन, जिसे अब केवल कीट नियंत्रण का विषय न मानकर पोषण और टिकाऊ विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। यह पहल पर्यावरणीय दबाव को कम करने के साथ साथ भविष्य के प्रोटीन संकट का संभावित समाधान भी प्रस्तुत करती है। वर्तमान में चीन में 100 से अधिक व्यावसायिक टिड्डी फार्म सक्रिय हैं, जहां सालाना 10 टन से अधिक टिड्डियां, लगभग 50 करोड़ जीवित कीट पाली जाती हैं। यह प्रक्रिया किसी ग्रामीण या पारंपरिक घरेलू गतिविधि तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूर्णतः औद्योगिक ढांचे में विकसित नियंत्रित कृषि प्रणाली बन चुकी है। इन फार्मों में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और प्रजनन चक्र को विशेष रूप से नियंत्रित किया जाता है ताकि उत्पादन अधिकतम हो सके। एक मादा टिड्डी अपने जीवन चक्र के 30वें दिन तक प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। वे आमतौर पर मिट्टी या कृत्रिम प्राकृतिक माध्यमों में अंडे देती हैं। इन अंडों को एक विशेष नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जिसमें 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 77% आर्द्रता बनाए रखी जाती है। प्रत्येक मादा 20 से 120 अंडों के समूह एग पॉड देती है, जिन्हें जलरोधी जेल द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिससे नमी और संक्रमण से बचाव होता है। लगभग 10 से 15 दिनों में अंडों से निम्फ, जुवेनाइल लोकस्ट बाहर आते हैं। इनको अलग अलग चैम्बरों में पाला जाता है, जहां वे 5 से 6 बार मोल्टिंग, काया परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जब तक कि वे पूर्ण रूप से विकसित न हो जाएं। इस विकास काल में उनका पोषण विशेष ध्यान से किया जाता है। घास, गेहूं की भूसी, मकई के पत्ते और अन्य हरे चारे उनके संतुलित आहार का हिस्सा होते हैं। यह आहार उनके शरीर में तेजी से मांसपेशी निर्माण और वसा नियंत्रण में सहायक होता है। लगभग 35 दिनों के पालन के बाद टिड्डियां पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं और कटाई के लिए तैयार रहती हैं। यह प्रक्रिया भी वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। व्यावसायिक फार्मों के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीण लोग जाल की मदद से जंगली टिड्डियों को पकड़कर इन फार्मों की आपूर्ति को पूरक बनाते हैं। यह मिश्रित प्रणाली ग्रामीण सहभागिता और आर्थिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है। प्रसंस्करण के चरण में टिड्डियों को पहले साफ किया जाता है, फिर उन्हें कई रूपों में तैयार किया जाता है। सूखी हुई कुरकुरी टिड्डियां, जिन्हें स्नैक के रूप में खाया जाता है। प्रोटीन पाउडर, जिसका प्रयोग मानव आहार व पशु आहार दोनों में होता है। डिब्बाबंद उत्पाद, जिन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इन उत्पादों की गुणवत्ता केवल स्वाद तक सीमित नहीं। पोषण की दृष्टि से देखें तो टिड्डियां 54% प्रोटीन, 5.49% वसा और 4-77% कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती है। यह संरचना उन्हें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत बनाती है, जो मांस, मछली या सोया जैसे पारंपरिक स्रोतों के समकक्ष खड़ा होता है। इतना ही नहीं,
पशु आहार उद्योग में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह कम लागत में उच्च पोषण प्रदान करता है। आज टिड्डियां केवल कठिन समय में खाया जाने वाला कीट नहीं रहीं। चीन के कई शहरी और प्रगतिशील रेस्तरां विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करने के लिए टिड्डी सुशी, टिड्डी पिज्जा और अन्य रचनात्मक व्यंजन पेश कर रहे हैं। यह चलन केवल भोजन की शैली नहीं, बल्कि प्रोटीन के प्रति सोच और सांस्कृतिक स्वीकार्यता में हो रहे परिवर्तन का संकेत है। इसके अतिरिक्त टिड्डियों का स्थान चीन की पारंपरिक औषधि में भी सुदृढ़ है। इनमें पाए जाने वाले चिटिन और बीटा ग्लूकान को त्वचा की मरम्मत, एंटी एजिंग और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में उपयोगी माना जाता है। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के इस संगम ने टिड्डियों को केवल आहार नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन का स्रोत भी बना दिया है। इस प्रकार चीन में टिड्डी पालन का यह समग्र मॉडल केवल कीट उत्पादन नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक, पोषण समृद्ध और पर्यावरण संतुलित खाद्य प्रणाली की स्थापना है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक खाद्य सुरक्षा रणनीतियों का अभिन्न अंग बन सकता है। टर्की मुर्गी पालन और चीन में टिड्डी पालन, दोनों ही उदाहरण आज के दौर में पशुपालन और खाद्य उत्पादन की बदलती दिशा का प्रतीक हैं। एक ओर टर्की पालन वैज्ञानिक प्रबंधन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो दूसरी ओर टिड्डी पालन भविष्य के लिए एक पर्यावरण संतुलित और पोषण समृद्ध विकल्प का संकेत देता है। ये दोनों प्रणालियां यह दर्शाती हैं कि जब परंपरा, तकनीक और नवाचार एक साथ चलते हैं, तब एक स्थायी और व्यवहारिक कृषि मॉडल उभरकर सामने आता है। क्या आपने कभी टिड्डी या टर्की का स्वाद लिया है? आपकी राय में भविष्य का सबसे टिकाऊ प्रोटीन स्रोत क्या हो सकता है? कमेंट करें और चर्चा में भाग लें। हम आपकी बात सुनना चाहेंगे।